हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 14 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, आज मैं काफी ज्यादा लेट हो गया हूं आपको लेक्चर डिलीवर करने में। एक्चुअली अभी गाइज आप ही लोगों के लिए काम चल रहा है। कल जो है वो लॉन्च हो रहा है अपनी पहली क्लास सी सेट का फुल कंप्लीट कोर्स जो है वो आप लोग के लिए लेकर आया गया है। जिन स्टूडेंट्स को वो कोर्स की जानकारी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है। इसके अलावा भी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए भी जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टीचर्स हैं उनसे बात चल रही है कि आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट जो है वो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, बेस्ट टू बेस्ट क्लास आपको प्रोवाइड की जाए और ऐसी क्लास जिसमें आपके हर एक डाउट जो है वो सॉल्व हो और पूरी तरह से आपको चीजें आपके दिमाग में फीड हो। तो इस तरीके की चीज जो है वो अभी मैं कंडक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि करंट अफेयर्स में तो आप स्ट्रांग हो ही गए हो, बाकी साथ ही साथ जीएस में, जनरल स्टडीज में भी आपको स्ट्रांग करना है और कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी ऑप्शनल के लिए भी आपके लिए पूरी कंप्लीट व्यवस्था करवाई जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ये डिले हो रहा है और शायद 1-2 दिन तक और थोड़ा डिले होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि कल का लेक्चर आपको टाइम पर ही मिले, बट अगर इनकेस टाइम पे नहीं मिलता है तो मतलब 2 या 3 बजे से पहले तो मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे तो सुबह टाइम पर मिल ही जाएगा, राइट, बट फिर भी पहले से आपको ये वाली चीज बता देता हूं। चलो एनीवेज गाइज, आपका अभी ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करेंगे। तो देखो, आज के ये टॉपिक्स हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के टॉपिक्स हैं। और ये जो लेक्चर है गाइस, ये स्पेशली जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो एंड तक इस पूरा लेक्चर को देखें और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करें। और लेक्चर्स के दौरान जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटीड सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स अपन कवर करते हैं वो सभी सोर्सेज से कवर करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कहीं से भी किसी भी हद से छूटता नहीं है। हर एक चीज यहां पर आपकी कवर करवाई जाती है। और साथ ही साथ मैं जो आपकी गारंटी की बात करता हूं सिलेक्शन की, वो ऐसे ही नहीं करता, उसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वाले वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो टॉपिक्स अपने स्टूडेंट्स को कवर कराए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों के कवर कराए थे यूपी पीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, क्योंकि यहां पर वही टॉपिक्स आपके कवर कराए जाते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और बाकी पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये स्लाइड को एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी एंड में इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दी हुई है। अभी जो है वो फटाफट मैं आपके टॉपिक्स कवर कराता हूं, क्योंकि आज रात में 9 बजे आपका लाइव टेस्ट भी है। तो फटाक से ये पूरा लेक्चर देखो और रात में 9 बजे लाइव टेस्ट को अटेंड करो, ठीक है। गाइस, वेनेडियम से रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनेडियम क्या है। सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि वेनेडियम एक मेटल है और ये मेटल स्टील और टिटेनियम जैसे मेटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो वेनेडियम मिलाया जाता है स्टील के साथ, स्टील को मजबूत बनाने के लिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में अभी इसकी खोज हुई है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में इस मेटल के मिलने की संभावनाएं हैं, राइट, कि ये मेटल मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, राइट। तो अभी इसकी खुदाई होगी और फिर ये मेटल जो है वो निकलेगा और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है ये इस प्रकार का मेटल का मिलना, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिसोर्स ये हम लोग को वेनेडियम देखने को मिलता है। और ये कहां पर पाया गया है? पैलियो प्रोटीरोजोइक कार्बनेसियस फाइलाइट रॉक्स, इस पत्थर में ये पाया गया है। और तमांग और डीपो एरिया जो हम लोग को पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, वहां पर यह पाया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर वेनेडियम होने की काफी ज्यादा संभावना है, वहां पर डिपॉजिट्स वेनेडियम के देखने को मिले हैं, राइट। और इंडिया की बात करें तो 2017 में टोटल पूरे दुनिया भर में 84,000 टन इस वेनेडियम का निकलता है और उसमें से 2017 में हम लोगों ने 4% वेनेडियम का उपयोग किया है इंडिया के अंदर। और चाइना 57% वेनेडियम का, पूरे दुनिया भर में जो वेनेडियम है उसका 57% प्रोड्यूस करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा मात्रा में वेनेडियम कहां पर पाया जाता है तो चाइना ध्यान में रखना है आप लोगों को। और चाइना ने 44% इस मेटल का कंज्यूम किया है और सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स वेनेडियम के चाइना में पाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर रशिया है, फिर तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है और पहली बार इसके डिपॉजिट्स की खोज इंडिया में देखने को मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। गाइस, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में 2 कंट्रीज के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अपन बात करेंगे चाइना और ताइवान के रिलेशंस के बारे में, देखेंगे इन दोनों के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस हैं।
तो देखो पहले तो इसकी लोकेशन आप देख लो, चाइना के बगल में आपको ये ताइवान दिखाई दे रही है, फिलीपींस के ऊपर साइड थोड़ा सा जाओगे तो ताइवान आपको दिखाई देगी, साउथ कोरिया के नीचे जाओगे तो आपको ये ताइवान टेरिटरी दिखाई देगी, ये एरिया आपको दिखाई देगा, आइलैंड आइलैंड टेरिटरी है ये। तो अभी आपने गौर फरमाया, मैंने इस एरिया यानी कि इस जगह को यानी कि ताइवान को एक एरिया बोला, एक टेरिटरी बोला, बट इसको मैंने कंट्री नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इंटरनेशनली काफी सारी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर नहीं मानती है। ताइवान को स्टेट हुड का दर्जा नहीं दिया हुआ है, इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं दिया हुआ है। काफी सारी कंट्रीज हालांकि ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानती हैं, सपोर्ट करती हैं, बट काफी सारी कंट्री नहीं करती, और काफी सारी कंट्री कहती हैं कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ऐसा क्यों? तो देखिए, चाइना और ताइवान के बीच में एक हम लोग को चीजें देखने को मिलती है, इश्यूज देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। चाइना क्लेम करती है कि ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, और ताइवान बोलता है कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है चाइना के साथ, मुझे किसी प्रकार के रिलेशनशिप नहीं बनाने चाइना से। और इवन ताइवान की आज की स्थिति की बात करें तो ताइवान के अंदर खुद का इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बिहाफ पर वहां पर इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है ये, इसको कंट्री नहीं बोलेंगे, ये खुद ब खुद अपने आप को एक कंट्री घोषित करती है, बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है ताइवान। इवन इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिलेशनशिप ताइवान के साथ हैं, बट हम लोग ताइवान के साथ ऑफिशियली ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित नहीं करते हैं, राइट। तो हम लोग ने भी इसको ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं दिया, बट फिर भी हम लोग एक अच्छे रिलेशन ताइवान के साथ शेयर करते हैं, राइट। तो चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर कब्जा करती है, और हालांकि वैसे भी आप जानते हैं गाइस कि चाइना की जो पॉलिसी होती है वो एक्सपेंशनिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, कब्जा करने की नीति अपनाती है चाइना। इवन हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, उस पर भी चाइना क्लेम करती है, बोलती है कि पूरा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो चाइना का हिस्सा था, इंडिया ने कब्जा लिया है चाइना से, यानी कि कब्जा कर लिया इंडिया ने चाइना से। तो ऐसी तो बकवास करती है चाइना। इसके अलावा अगर अपन बात करें साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी में को भी ये बोलती है चाइना कि साउथ चाइना सी जो है वो पूरा का पूरा चाइना का है, क्योंकि उसका नाम जो पड़ा है उस समुद्र का वो साउथ चाइना सी पड़ा है, चाइना के नाम पर पड़ा है। वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन भी हमारा है, नाम जो है वो इंडिया के नाम पर पड़ा है उस ओशियन का, बट नहीं कहते ना, क्योंकि हमें पता है कि बेवकूफी और समझदारी में अंतर होता है, और चाइना जो है वो इसी अंतर को भूल जाती है, राइट। हर बार जो है वो इस प्रकार की उटपटांग हरकत करके साबित करती है कि ये जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाती है, कब्जा करने वाली पॉलिसी अपनाती है। इसलिए तो काफी सारी कंट्रीज चाइना को पसंद नहीं करती हैं, जैसे कि यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज आपको नीचे दिखाई देगी, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं चाइना को, क्योंकि चाइना उनको डराती रहती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया तक की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास चाइना अपनी सबमरीन लेकर चली जाती है, अपनी शिप लेकर चली जाती है, सिर्फ उसको डराने के लिए, टेंशन देने के लिए, तो बीच बीच में ऐसी हरकत करती रहती है, राइट। तो ताइवान की बात कर रहे थे अपन, तो चाइना जो है वो कंट्रोल करती है ताइवान के ऊपर, क्लेम करती है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, बट ताइवान बोलती नहीं, हम चाइना के कोई हिस्से नहीं है, हम अलग हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हम सेल्फ गवर्निंग कंट्री हैं, ठीक है। ये ताइवान क्लेम करती है, बट मतलब इंटरनेशनली काफी सारी कंट्री जो है वो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक स्टेटहुड के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ये वाली चीज है, आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए, एक आइडिया, जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग चाइना और ताइवान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक बात। तो अभी क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, राइट। अब बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने को मिलेंगे। ये अपने बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट किया है कि यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर कैली क्राफ्ट ये जाएंगी ताइवान, और इसी चीज को लेकर बीजिंग जो है वो काफी आलोचनाएं कर रहा है। बीजिंग ने इवन खुली चेतावनी दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये जो हरकत है कि ये रिलेशनशिप जो बिल्डअप कर रहा है ताइवान के साथ, ये यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत भारी पड़ेगा। ऐसी चेतावनी जो है वो चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स को दे दी है। इवन अगस्त 2020 में हेल्थ और ह्यूमन सर्विस सेक्रेटरी जो है वो पहली कैबिनेट मेंबर बने थे ताइवान विजिट करने वाले 2014 के बाद। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अभी रिसेंट पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है। अब देखिए, ये इतना क्यों इंटरेस्ट जो है वो जारी कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ताइवान के ऊपर, तो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो कहीं पर भी आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करनी होती है, जो कि मैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवाता हूं। तो देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको सभी को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना एक कट्टर दुश्मन के तौर पर एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है कि चाइना को जो जो पसंद नहीं करते हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है। जैसे कि उइगुर मुस्लिम की बात करें, यहां पर जिंगजियान जो प्रोविंस हम लोग को चाइना की देखने को मिलती है, नॉर्थ एरिया पर, नॉर्थ वेस्ट एरिया पर स्पेशली, तो यहां पर रहने वाली जो कम्युनिटी है उस पर चाइना जो है वो अत्याचार करता है। उइगुर मुस्लिम्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर देखिए,
अगर आप 2021 में अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम को, तो आपको जनवरी 2020 से लेकर पूरे लेक्चर जो है वो अपने कवर करने। और अगर आपको वीडियो देखने में टाइम लग रहा है तो मैगजीन आप ले सकते हैं, मैगजीन की भी सुविधा अवेलेबल है, राइट। तो यहां पर रहने वाली जिंगजियान प्रोविंस में चाइना की उइगुर मुस्लिम्स है, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके साथ जो है वो हाथ मिलाया हुआ है, उनको सपोर्ट कर रही है, ये बता रही है कि हम लोग जो है वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी तो चाइना के दुश्मन ही उसके ऊपर अटैक करेंगे ना। उस चाइना का जो चाइना की जो फ्रेंडली कंट्री है वो तो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। पाकिस्तान का नाम ले लो, जैसे पाकिस्तान चाइना के ऊपर अटैक नहीं करेगी, बट हाँ उइगुर मुस्लिम अटैक करेंगे। जैसे अपन बात करें कि तिब्बतन इन एग्जाइल जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिन तिब्बत्स को जो है भगाया था, तिब्बतियंस को तिब्बत से चाइना ने, राइट, जो आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो रह रहे हैं, तो उनको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट किया। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ताइवान को यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि चाइना को उसे काउंटर करना है कि कभी भी कोई इशू आए तो अंदर ही अंदर, यानी कि उसके आसपास ही जो उसके दुश्मन जो मौजूद हैं, उन्हीं की मदद लेकर यूनाइटेड स्टेट चाइना के ऊपर अटैक कर दे, बरस जाए चाइना के ऊपर। तो ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी है चाइना को काउंटर करने के लिए, राइट। जो चाइना आज की डेट में जो रिलेशनशिप बिल्डअप कर रही है ना ताइवान के साथ, उसकी पीछे की जो पॉलिसी है वो ये है जो मैंने भी आपको बताई, कि जब यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना के ऊपर अटैक करना होगा तो वो इनकी मदद लेकर अटैक करेगी, राइट। और अटैक का मतलब सिर्फ वो वॉर और लड़ाई दिमाग में मत लेकर आओ। अटैक का मतलब और भी काफी सारी चीजों से होता है, जैसे कि चाइना की किसी पॉलिसी को फेल करना है, तो मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो उनकी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक मेजर शेयर जो है वो चाइना का चला जाएगा। इवन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इनका सपोर्ट लेते हुए चाइना को काउंटर कर सकेगी यूनाइटेड स्टेट। तो ऐसी चीजें होती है, इसमें लड़ाई का मतलब हर बार वॉर वाली लड़ाई नहीं होती, कोल्ड वॉर भी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी समझनी है, पता होनी चाहिए। तो ये चीज अपन ने देखी। और चाइना और ताइवान के रिलेशन कैसे, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, फिर भी एक बार थ्योरी देख लो आप। तो चाइना और ताइवान जो है वो चाइना का कहना है कि चाइना और ताइवान वन चाइना का पार्ट है, यानी कि चाइना का हिस्सा है। और ताइवान हम लोग को देखने को मिलता है एक सेल्फ गवर्निंग आइलैंड है, राइट। और इस पर मिलिट्री फोर्स के थ्रू भी चाइना ने कंट्रोल किया था। हमें देखने को मिला था कि 3 मिलिट्री ताइवान क्राइसिस हुए थे 1954, 55 में, 58, 59 में, 95, 96 में। चाइना ने वॉर जो है वो छेड़ा था ताइवान के साथ, मिलिट्री फोर्स जो है वो लगाया था, प्रेशर क्रिएट किया था, बट फिर भी ताइवान हटा नहीं। ताइवान ने बोला कि हम चाइना से नहीं डरेंगे, चाइना के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट। तो ये वाली चीज, एरियल पेट्रोल्स वगैरह भी करता है, वॉर गेम्स भी फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करता रहता है, यानी कि फोर्स वगैरह का इस्तेमाल करता है ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और इवन काफी सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका उसके हिस्सेदारी से ताइवान को अलग कर देता है, कि ताइवान जो है मेंबरशिप नहीं ले पाती काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफी सारे ऐसे होते हैं जिनमें अगर किसी को मेंबरशिप चाहिए तो उस एरिया को एक कंट्री होना जरूरी है, यानी कि सिर्फ कंट्रीज को ही उसकी मेंबरशिप मिलती है, राइट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ताइवान को नहीं मिल पाती, क्योंकि ताइवान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर काफी सारी कंट्रीज उसको क्लेम करती हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। काफी सारी कंट्री हालांकि उसको इंडिपेंडेंट भी बोलती है और काफी सारी चाइना का पार्ट बोलती है, जो चाइना के सपोर्टर्स हैं, बट काफी सारी डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोलती है उसको, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में, चाइना और ताइवान के रिलेशनशिप के बारे में। और ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अभी मेंस पर्सपेक्टिव से आपको समझने के लिए, क्योंकि ये वाली चीज कहीं पर भी नहीं बताई जाएगी। ये वाली चीज जो है वो आपको मतलब न्यूज को देख देख कर एनालाइज करनी होगी, और वही चीज मैं आपकी यहां पर करवाता हूं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल। गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर से अपने H1B वीजा में अमेंडमेंट किया है, तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज में आया है। अभी इसने सस्पेंड कर दिया था H1B वीजा को, तो अगस्त में अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो मैं चाहूंगा कि आप 7 अगस्त 2020 के लेक्चर में जाइए, 14 मिनट 46 सेकंड पे यह टॉपिक आपको मिल जाएगा। H1B वीजा के बारे में डिटेल में मैंने आपको यहां पर जानकारी दी हुई है, तो इस जरूर आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 7 अगस्त 2020 लिखना है, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, और जो भी आपकी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना यही होगा 7 अगस्त का। इस वीडियो के 14 मिनट 46 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा। तो आपको H1B वीजा से रिलेटेड कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पूरी चीज वहां पे क्लैरिफाई की हुई है। और अभी जो चेंज किया है इन्होंने, अमेंडमेंट लेकर आए, संशोधन जो किया है उसमें बताया जा रहा है कि अब प्रायोरिटी दी जाएगी हायर वेजेस को, यानी कि जो हायर पोस्ट वगैरह जो होती है ना, जॉब्स वगैरह की जिसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, ज्यादा वेजेस मिलती है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो मतलब हायर स्किल्स वगैरह जिनके पास हो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो लॉटरी सिस्टम जो होता है ग्रीन कार्ड को हासिल करने का, परमानेंट रेसिडेंट को हासिल करने का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो वो लॉटरी सिस्टम रद्द कर दिया है इन्होंने। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं
कि 55,000 लोगों को सेलेक्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स और रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको लॉटरी सिस्टम कहा जाता है कि काफी सारे लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, जैसे कि 12th पास होना वगैरह जरूरी है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी चाहिए होती है और फिर सब लोग अप्लाई कर लेते हैं वीजा के लिए। उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर से रैंडमली 55,000 लोगों को चुना जाता है और इसलिए इसको फिर लॉटरी जो है सिस्टम जो है वो कहा जाता है और डायरेक्ट एंट्री जो है वो लोगों को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दे दी जाती है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की लॉटरी सिस्टम के थ्रू देखने को मिलती थी, बट इन्होंने लॉटरी सिस्टम को हटा दिया, यानी कि ये स्पेसिफिकली अब लोगों को चुनेंगे कि कौन से लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के रेसिडेंट बन सकते हैं, तो स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स इनको चुनेगा। तो ये चीज है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो अपने यानी कि जो भी कंट्री के अंदर जो भी लोग इसके आएंगे, इमिग्रेंट्स वगैरह जो भी होंगे, तो उनके ऊपर अब स्ट्रिक्टली निगरानी रखने वाला है और सिलेक्टेड तरीके से उनको चुनेगा और फिर वही लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अब एंटर करेंगे। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की कुछ रूल्स वाइज देखने को मिल रही है, जिसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में डायरेक्टली इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही, तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में, स्पेशली यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म के बारे में। ऐसी चीज अक्सर सिविल सर्विसेज पूछती है और अभी काफी ज्यादा संभावना है पूछे जाने की, वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अभी हमें देखने को मिल रही है। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। 2 सालों तक, 2 सालों के टेन्योर के लिए इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर हमें देखने को मिलेगी। यूएनएससी वाले टॉपिक को मैं काफी डिटेल में ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर एक आंसर लिखकर बताना है। क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल कितने, टोटल कितने परमानेंट मेंबर होते हैं और टोटल कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और परमानेंट मेंबर्स का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो क्या पहले भी इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर रह चुकी है? तो हां, 7 बार टोटल इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर रह चुकी है। तो एक एक करके देखते हैं कि कब कब इंडिया जब नॉन परमानेंट मेंबर के पद पर थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया ने क्या क्या डिसीजन लिए थे, तो उसको भी समझते हैं। तो 1950 और 1951 में इंडिया ने जो कोरियन जो युद्ध जो चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए आवाज उठाई थी, कोरियन युद्ध को समाप्त करने के लिए, और इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए इंडिया ने आवाज उठाई थी, कदम उठाए थे, राइट। इसके अलावा 1972 और 1973 में इंडिया ने बोला था कि बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशंस में शामिल किया जाए, बट एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक परमानेंट मेंबर ने अपना वीटो का इस्तेमाल किया और ये डिसीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि मतलब बांग्लादेश यूएन में शामिल नहीं हो पाई। अब वीटो क्या होता है गाइस, तो इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे कि जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर्स में ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी का रोल नहीं चलता। जैसे कि कोई भी एक डिसीजन है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 5 लोग हैं, अब 5 में से जैसे कि एक डिसीजन लेना है, तो अगर 5 में से 3 लोग उसके लिए हाँ बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिसीजन जो है वो आगे बढ़ जाएगा, और अगर 5 में से 3 लोग ना बोलेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बट यहां पर ऐसा खेल नहीं चलता, मेजोरिटी का खेल नहीं चलता। यहां पर क्या चलता है, यहां पर अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने मना कर दिया कि ये डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो वो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा, राइट। तो यहां पर मेजोरिटी का रोल नहीं चलता, सभी मेंबर्स की सहमति की आवश्यकता होती है डिसीजन लेने के लिए। अगर किसी ने भी आपत्ति जताई तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, राइट। समझ रहे हो बातों को? तो ऐसे ही हुआ था यहां पर। इसके अलावा 1977 और 1978 में क्या हुआ था, तो अफ्रीका के लिए आवाज उठाई थी इंडिया ने, स्पेशली वहां पर जो हम लोग को रंग भेद देखने को मिलता था, अपार्थीड देखने को मिलता था, रेसिज्म जो देखने को मिलता था, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें देखने को मिले थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच दी थी नाम्बिया इंडिपेंडेंस के लिए, राइट, नाम्बिया की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने स्पीच दी थी, चर्चा करी थी, अपनी आवाज उठाई थी। इसके अलावा 1984-85 में हमें देखने को मिला था कि मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, स्पेशली इंडिया ने पैलेस्टीन और लेबनान का सपोर्ट करते हुए आवाज उठाई थी, राइट। इसके अलावा 2011 और 12 में इंडिया ने, जैसे कि पूरे दुनिया भर में जो इश्यूज जो चल रहे हैं टेररिज्म से रिलेटेड, अफ्रीका के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, और पीस कीपिंग के लिए, पूरे दुनिया भर में शांति बरकरार रखने के लिए इंडिया ने आवाज उठाई थी। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने काफी सारी कमिटीज को हेड किया था, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1373 कमिटी जो कि काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड थी, 1566 वर्किंग ग्रुप जो कि इंटरनेशनल पीस के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था उसको रिजॉल्व करने के लिए, इंटरनेशनल पीस को बरकरार रखने के लिए, शांति को बरकरार रखने के लिए कमेटी थी। टेररिस्ट एक्ट के कारण जो सिक्योरिटी इशू जो आ रहे थे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कमेटी जो है वो तैयार की गई थी।
जिसको हेड किया था इंडिया ने। इसके अलावा इंडिया ने हेड करा था सिक्योरिटी काउंसिल 751/1907 कमेटी, जो कि सोमालिया और अर्ट्रिया से रिलेटेड हमें देखने को मिली थी, राइट। तो ये जो कमिटीज हैं इसको इंडिया ने हेड किया था, इंडिया इसकी अध्यक्ष के तौर पर हमें देखने को मिली थी, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि यूनाइटेड नेशन में किस प्रकार के रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए। तो देखिए, इंडिया पर्सपेक्टिव से आपका मेंस का आंसर जो होगा उसमें आप ये वाला पॉइंट बिल्कुल याद से लिखिएगा, चाहो तो कहीं पर नोट कर लो और बार बार रिवाइज करना। तो देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एज अ परमानेंट मेंबर के तौर पर वॉइस अपनी उठा रही है काफी समय से, बट चाइना उसको बार बार काउंटर करता जा रहा है, राइट। बट हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। अब इंडिया को क्यों परमानेंट मेंबरशिप चाहिए और इंडिया क्या एलिजिबल है परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो हाँ, अगर हम लोग बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, इंडिया के साइज की, टेरिटोरियल साइज की, जीडीपी की, इकोनॉमिक पोटेंशियल की, क्योंकि पहला समय गया, पहले हम लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्री के तौर पर देखने को मिलते थे, आज की डेट में इमर्जिंग कंट्रीज हैं। काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग लीड करते हैं, काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे हमारी बात सुनी जाती है और हमारे द्वारा दिए गए डिसीजंस को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इंडिया की अब छवि जो है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चेंज हो गई है। तो इसलिए इंडिया का एक होल्ड हम लोग को देखने को मिलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है, पॉलिटिकल सिस्टम जो हम लोग देखते हैं वही पॉलिटिकल होल्ड इंटरनेशनली, राइट। और पहले के और अभी के यूनाइटेड नेशन की एक्टिविटीज में इंडिया को जो कंट्रीब्यूशन जो हमें देखने को मिलता है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, तो इंडिया जो कंट्रीब्यूट करती है, तो ये सब चीजें जब इंडिया कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो क्यों मिलनी चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो सिंपल सी चीज ये वाला आंसर आप एज इट इज लिखेंगे। इसमें और भी कुछ चीजें आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो जो अपन ने करंट अफेयर्स में पहले भी पढ़ा, जैसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के आप एग्जांपल लिख सकते हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस प्रकार से इंडिया ने अपने डिसीजन बनाए हुए हैं और काफी सारी कंट्रीज ने उसको फॉलो किया, तो वो लिख सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आप लिख सकते हो, राइट पॉइंट। तो इस प्रकार के से आपको आंसर को अपने अच्छी तरीके से एग्जांपल्स दे देकर प्रॉपर तरीके से इलैबोरेट करना है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के में जो इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप की जो आवश्यकता है, वो वाला आंसर तो प्रिपेयर करके ही जाना है आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का आपका मेंस का क्वेश्चन भी यही है, राइट। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसको आप सॉल्व करिएगा। उनमें से एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी आप चाहो तो लिख लो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब इंडिया को क्यों आवश्यकता है परमानेंट मेंबरशिप लेने की, और इसको आप 150 वर्ड्स में जो है वो लिखेंगे, राइट। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। कोविन क्या है अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ई विन का ये एक्सटेंशन है। ये क्लाउड बेस्ड आईटी सोल्यूशन है जो कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन इंडिया में जो लाई जा रही हैं, तो उसको उसकी प्रॉपर प्लानिंग के लिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए ये हम लोग को एक आईटी सोल्यूशन देखने को मिल रहा है। देखो, कोविन एक वेबसाइट है एक प्रकार की जिसमें प्रॉपर तरीके से कोरोना वायरस की जो वैक्सीन, जो टीकाकरण जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो टीका लगाया जाएगा, वैक्सीन वगैरह जो लगाई जाएगी, तो उसको उसकी कैसे प्लानिंग करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, पूरी चीजों को, कहां पर कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, कितनी नहीं है, तो पूरा डेटा, सेट ऑफ डेटा ये पूरा यहां पर प्रोवाइड कराएगी कोविन के अंदर। तो ये सिंपल सी चीज है जिसका आपको एक बेसिक आइडिया होना। गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, राइट। तो यहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सामने आया है इम्यूनाइजेशन इमरजेंसीज के लिए। मतलब कि अगर जिन भी लोगों को वैक्सीन लगी है और उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस चीज को फिर कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद फिर अगर किसी इंडिविजुअल ह्यूमन की बॉडी में अगर कोई प्रक्रिया हो रही है, कुछ इश्यूज होने लग रहे हैं, जैसे कि इवन उसकी डेथ तक हो जा रही है अगर, तो इस केस को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के इम्यूनाइजेशन डिवीजन के द्वारा ये इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के केस के लिए किया गया। एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि इम्यूनाइजेशन के बाद, वैक्सीन लगने के बाद अगर कोई इशू हो जाता है एकदम से, राइट, यानी कि कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई भी घटना हो जाती है, तो उस समय जो है वो क्या प्रोसीजर फॉलो अप किए जाएंगे, तो उसके बारे में डिटेल्स जारी करी है। तो इस पर अपन बात करेंगे। और आप जैसे जानते हैं गाइस कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तौर पर नेशनल रेगुलेटर जो है हमारे, उन्होंने 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मतलब परमिशन दे दी है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन
ये भारत में लगाई जाएंगी लोगों को, राइट। और इसमें बताया गया है कि सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट बताई जा रही है, यानी कि सेफ है ये वैक्सीन, राइट। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देगी, यानी कि प्रोटेक्ट कर लेगी एक इंडिविजुअल को कोरोना वायरस से। तो ये चीज यहां पर बताई गई है और इसके आधार पर ये वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है लोगों को। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, तो देखो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इन्वेस्टिगेटर की मदद करेंगे वैक्सीन को हैंडल करने के लिए, और जो विक्टिम है यानी कि जिसको भी कोई इश्यू हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उसकी मदद करने में ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हेल्प करेगा, राइट। किसकी? इन्वेस्टिगेटर की, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेटर जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसी को वैक्सीन लगने के बाद जो है वो क्या हो गया, क्यों चक्कर आ रहे हैं, या क्यों बुखार आ गया, या क्यों जो है वो हालत उसकी खराब हो गई, बॉडी वीक पड़ गई, राइट। तो ऐसा अगर कुछ हो जाता है किसी के साथ, तो इन्वेस्टिगेटर जांच किस प्रकार से करेंगे वो पूरी चीज जो है वो इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बताई गई है। तो इन्वेस्टिगेटर की मदद करेगा ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्लियर है यहां तक बातें? आगे बढ़े तो देखो, अगर कोई AEFI का केस होता है, AEFI यानी कि स्थिति खराब हो गई, राइट, ऐसी घटना हो गई वैक्सीन लगने के बाद की बहुत गंभीर हो गई स्थिति, तब उस समय ऑफिसर को इंश्योर ये करना है कि वो वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, और जो भी सैंपल्स है, जैसे कि एक तो वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन उसको लगाई गई, पहले तो वो वैक्सीन को रखा जाएगा, राइट, और डब्बे में, और उसके बाद फिर सामने वाले का ब्लड वगैरह लिया जाएगा, या जो भी चीज आवश्यकता होगी, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, तो जिस भी चीज की आवश्यकता होगी उसकी, तो वो रख लिया जाएगा। और ये क्या होते हैं? सैंपल्स, एविडेंस होते हैं। अब इसको जो है वो कोल्ड चेन के माध्यम से मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि ये सब जो चीजें होती है वैक्सीन वगैरह की भी अगर अपन बात करें गाइस, तो ये अगर इसको सही तरीके से एक टेम्परेचर में रखना होता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रहेगी तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टिगेटर है उनको ये चीज जो है वो, जो भी ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको ये चीज इंश्योर करना जरूरी है कि पूरी जो वैक्सीन और सैंपल है वो कोल्ड चेन में ही मेंटेन रहे, यानी कि कहीं पर भी उसका टेम्परेचर जो है वो ब्रेकडाउन ना हो। यानी कि जैसे कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ, एक मेरा एक इंजेक्शन है, वो 2 साल पहले मैंने मंगवाया था, 12 इंजेक्शन मेरे पास आए थे, ये अहमदाबाद से आए थे, ये हालांकि अहमदाबाद में, वो जर्मनी से आए थे, फिर मेरे पास आए थे वो, राइट। तो वो जो इंजेक्शन थे पूरे जर्मनी से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर इंदौर तक, और इंदौर से लेकर मेरे पास तक, ठीक है। तो वो जो पूरे इंदौर, मतलब मेरा घर इंदौर में नहीं है, मेरा घर भोपाल में है, बट इंदौर में आता है वो, पता ही कुछ उसकी ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है कि उसको लाया जाता है, तो वो कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए, जिससे कि वो दवाई जो है वो इंजेक्शन जो है वो खराब ना हो जाए। तो ऐसे इंजेक्शन काफी सारे होते हैं, वैसे ही ये वैक्सीन होती है, राइट, कि इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है। जैसे ही एनवायरमेंट में आ जाएगा ये, यानी कि जैसे इसका टेम्परेचर इधर उधर थोड़ा कुछ हुआ तो फिर ये काम की नहीं बचती है, ठीक है। तो वैसे ही सैंपल्स और वैक्सीन कोल्ड चेन में लेकर रखना, मेंटेन करके रखना, इसकी जिम्मेदारी होगी ऑफिसर की। और पुलिस ऑफिसर को यह इंश्योर करना है कि जो भी ये वाले जो विक्टिम्स होते हैं जिनकी एकदम से तबीयत खराब हो गई, हालत खराब हो गई, तो उनकी मदद करना, उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराना, जिस भी चीज की उनको आवश्यकता है, राइट, उनका ध्यान रखना, प्रोटेक्शन रखना, एप्रोप्रिएट यानी कि उनका केयर वगैरह रखना जरूरी है। तो ये पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन भी हो सकता है वैक्सीनेटर का, यानी कि जिस भी इंसान को अगर ये वैक्सीन लगाई गई है उससे पूछताछ होगी अगर जरूरत पड़ती है तो। जैसे कि उसकी तबीयत खराब है, उससे पूछेंगे कि आपने वैक्सीन लगने के बाद क्या किया, कहीं ज्यादा भागा दौड़ी तो नहीं कर ली, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, तो ऐसी पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये किस चीज में मदद करेगा? इम्यूनाइजेशन सेफ्टी को मॉनिटर करने में मदद करेगा, यानी कि जिनको वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही, सेफ है कि नहीं कर रही, तो उसका एक प्रॉपर डेटा जो है वो क्रिएट किया जाएगा, मॉनिटरिंग होगी इसकी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले जब पढ़ाया था इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में, तब मैंने आपको ये वाले टॉपिक के अंदर, आप देख लीजिएगा गाइस, ये वाला टॉपिक अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, आपको मेरे ख्याल से शायद पिछले महीने के जो आपकी मैगजीन होगी उसमें आपको मिल जाएगा, और पिछले महीने के वीडियो में आप देख लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये टॉपिक देखा हुआ है एक बार जाकर रिवाइज कर लो, नीचे कमेंट बॉक्स पर इस टॉपिक की डेट डाल देना कि किस दिन मैंने पढ़ाया था, तो जिससे कि दूसरे अपने नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता लग जाए डेट के बारे में। तो मैं आपको बता रहा था कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अभी जो ये वैक्सीन प्रॉपरली सेफ नहीं है, बट हाँ इसको कहा जा रहा है कि ये सेफ है, बट फिर भी अभी इसके प्रॉपर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। तो सरकार ने जो इस वैक्सीन को लॉन्च किया है ना, तो उसमें ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तौर पर लॉन्च किया है कि अभी इसके प्रॉपर नोन साइड इफेक्ट्स नहीं पता है। जितनी चीज पता है उतनी चीज सरकार बता रही है, और जितनी नहीं पता है उसको सरकार ने क्लियरली बोल दिया है कि इसके और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके बारे में अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तौर पर ये वैक्सीन रिलीज हुई है, तो इम्यूनाइजेशन सेफ्टी को मॉनिटर करने में ये एसओपी मदद करेगा, राइट।
करेक्टिंग अनसेफ इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस, अगर कोई प्रैक्टिस हो रही है यानी कि कोई प्रोसीजर हो रहा है वैक्सीन लगाने का जो कि प्रॉपर नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसको करेक्ट करने में ये एसओपी मदद करेगा। नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द इवेंट ऑन हेल्थ जो है उसको रिड्यूस करेगा, कि हेल्थ पर जो मतलब नेगेटिव इंपैक्ट जो पड़ रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा। कंट्रीब्यूटिंग टू क्वालिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इस प्रकार से एसओपी जो है वो सहायता करेगा। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है जैसे कि अब जैसे किसी का कोई सैंपल है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि किसी कोई बीमार पड़ गया वैक्सीन लगने के बाद, तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जो भी सैंपल्स की आवश्यकता होगी वो पूरी चीज ली जाएगी और वैक्सीन रखी जाएगी, कोल्ड चेन में उसको भेजा जाएगा लैब्स वगैरह तक। अब जब लैब्स वगैरह तक कोल्ड चेन में भेजा जाएगा तो ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसके ऊपर एक सील साइन लगाई जाएगी, और सील साइन जो होगी उसी के ऊपर आधारित लैब्स में जब ये डब्बा पहुंचेगा तो लैब के जो साइंटिस्ट रिसर्चर होंगे वो पहले सील साइन को चेक करेंगे कि कहीं बीच में टैंपरिंग तो नहीं हुई, कहीं बीच में कोई छेड़खानी तो नहीं है, उसके बाद फिर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर मौजूद है, राइट। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर बाय चांस किसी की मौत हो जाती है, यानी कि ऐसी गंभीर स्थिति जब हो जाती है, तो पुलिस को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित दुर्घटना का कारण संयोग और वैक्सीन की प्रक्रिया हो सकती है, और यह हमेशा टीका लगाने वाले और या अन्य कर्मियों की आपराधिक लापरवाही नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी डॉक्टर ने वैक्सीन लगाई किसी पेशेंट को, आधे घंटे बाद उस पेशेंट की मौत हो गई, क्या पता आधे घंटे बाद उसको हार्ट अटैक आ गया हो, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, वैक्सीन रीजन नहीं है, हार्ट अटैक हो गया हो शायद, राइट। तो उस बीच पता लगे कि उस मतलब यानी कि वो वैक्सीन जिसको लगी उसके परिवार वाले आकर डॉक्टर को पीट डालें, और पुलिस भी डॉक्टर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर दे कि आपने गलत तरीके से लगाया। तो यहां पर क्लियरली कहा है कि वैक्सीन का इशू हो सकता है, अगर किसी की मौत हो जाती है या गंभीर कोई स्थिति हो जाती है किसी की, तो वैक्सीन का इशू होगा। जिसने वैक्सीन लगाई है उसको, उसके खिलाफ आप क्रिमिनल केस जो है वो नहीं बनाएंगे। तो ये चीज यहां पर क्लियरली बताई गई है। तो एक तरह से जो वैक्सीन लगा रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन का भी एक क्लॉज यहां पर नजर आया है। तो ये सब चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर होगी। मैंने इसलिए ये वाला टॉपिक आपको डिटेल में बताया हुआ है क्योंकि देखो मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको हर एक बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए। और कल को आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके कल को क्या करोगे ही करोगे, वो तो आप आईएएस आईपीएस बनोगे, तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इन सब के बारे में तो आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ना। तो ऑफिसर बनने का ये एग्जाम है, तो इसलिए ऑफिसर्स के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है वो तो आपको अच्छे से देखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से भी, इस स्ट्रेटेजी से भी इस एग्जाम की तैयारी करो, राइट, कि ये एग्जाम क्या डिमांड कर रहा है, ऑफिसर लाइक अप्रोच डिमांड कर रहा है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ऑफिसर्स के लिए ही तो जानकारी होती है ना यहाँ पर पूरी चीज। जैसे कि कल को आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, राइट। तो वो सब चीजें भी यहाँ पर मेंशन है, मौजूद है, लिखी हुई है, तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब गाइस देखिए, इस टॉपिक को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि पीपीपी मॉडल के बारे में आप लोग जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में आपको यह भी पता है कि हाईवेज वगैरह जो बनते हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर भी बेस्ड बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, एक हाईवे बनाने का। अब मैंने जो है वो पैसा लगाया, उसमें सरकार ने भी पैसा लगाया, हमने एक हाईवे जो है वो तैयार किया। अब इस एग्रीमेंट में एक डील ये थी कि इस हाईवे पर मैं टोल कलेक्ट करूंगा, राइट। टोल कलेक्ट करके तो रेवेन्यू जनरेट होगी ना, जो पैसा लगाया वो रिटर्न चाहिए। तो मैंने ये डील करी सरकार से कि इस हाईवे पर जो टोल से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, टोल टैक्स वगैरह के थ्रू आप जाते हैं ना, अपन हाईवे पे जाते हैं तो अपन टोल वगैरह देते हैं, राइट, पैसे देते हैं। तो इस टोल से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जनरेट होगा, वो 10 सालों तक मैं रखूंगा, और 10 सालों के बाद फिर मैं ये पूरा जो रोड है वो सरकार को हैंड ओवर कर दूंगा कि सरकार अपने हिसाब से फिर कमाए, अपने हिसाब से मैनेज करे। मैं 10 सालों तक इसको मैनेज करूंगा, मेंटेन करूंगा, और इससे जो भी पैसा आएगा वो मैं अपने पास रखूंगा 10 सालों तक। 10 सालों के बाद ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी सरकार की, और मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो ये एग्रीमेंट का हिस्सा था। तो ये चीज आप लोग को समझ में आई कि इस प्रकार की डील होती है, इस प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं कि कोई भी दो पार्टीज जब एक प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करती हैं तो उसके बीच में ऐसी कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि इतने सालों तक जो भी पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा वो एक पार्टी रखेगी, और फिर जो भी यानी कि टर्म डिसाइड होगा कि इतने सालों के बाद जो है दूसरी पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। तो उस पे उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना, उससे रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी अब, राइट। तो इस प्रकार की डील होती है। तो ऐसे ही एक डील हुई थी झारखंड के साथ, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो एक डील हम लोग को देखने को मिली थी
केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने मिलकर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट पर काम किया। अब इस दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। अब हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं तो उस यूज करने पर हम लोग उस पर बिल देते हैं, राइट, पैसा जो है वो भरते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का। तो यही डील हुई थी कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन था वो क्या टाइम था उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो डील थी इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि झारखंड सरकार के बीच में डील हुई थी कि इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और उससे जो भी कमाई होती है वो पूरी की पूरी कमाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, राइट। तो ये चीज थी और ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2017 में हुआ था। अभी क्या इशू आ रहा है, अभी झारखंड सरकार ने इस एग्रीमेंट से एग्जिट कर दिया है। क्यों एग्जिट किया है तो उस पर अभी अपन चर्चा करते हैं। तो यहां पर ये पूरा जो एग्रीमेंट था वो ये क्या कहता था कि स्टेट पावर यूटिलिटी जो है, यानी कि जो कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलती है राज्य की, जैसे डिस्कॉम कंपनीज होती है ना, तो डिस्कॉम कंपनी जो भी इस पर्टिकुलर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है और उससे जो कमाई कर रही है, तो वो कमाई जो है यानी कि वो जो रेवेन्यू जो है ये कंपनी केंद्र सरकार को देगी। इसमें एक क्लॉज ये भी था कि अगर वो कंपनी जो है वो केंद्र सरकार को पैसा नहीं दे रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी राज्य सरकार की, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो जो पैसा है जो वो कंपनी ने नहीं दिया है पावर सप्लाई पर्पस के लिए केंद्र सरकार को, तो वो राज्य सरकार पैसा चुकाएगी, राइट। तो ये चीज थी हम लोग को देखने को मिली थी। और अभी क्या इशू हम लोग को सामने नजर आ रहा है इस एग्रीमेंट में, एक और चीज थी, पहले वो भी सुनो आप। एक और चीज ये थी कि अगर राज्य सरकार भी मना कर दे पैसा देने को तो इन्होंने आरबीआई को यहां पर शामिल कर लिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन देगी आरबीआई को कि आरबीआई राज्य सरकार के आरबीआई अकाउंट से पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली काट लें। जो भी ड्यूज वगैरह जो है जो कि केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच रहा है वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा राज्य सरकार के अकाउंट से। तो ये चीज सामने आ गई थी। बट अब क्या हुआ है, झारखंड सरकार का कहना है झारखंड सरकार ने इस डील से जो है वो एग्जिट कर लिया है, एग्रीमेंट से एग्जिट कर लिया है। बोल रही है कि ये झारखंड सरकार के इंटरेस्ट के खिलाफ है, राइट। और इन्होंने कहा है कि सेंटर का जो ये डिसीजन है इस प्रकार का वो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी कंट्री की है उसको अफेक्ट कर रहा है। अब देखो ये तो डील हुई, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर डील हो रही है और केंद्र सरकार ये डील 2017 में हुई और अभी जो झारखंड सरकार वो इस डील को एग्जिट कर रही है तो वो तो फिर गलत बात होगी ना, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो था उसके आधार पर ये डील हुई थी कि उस पर पैसा जो होगा, रेवेन्यू जो होगा वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। बट केंद्र सरकार के पास अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है और इस एग्रीमेंट में मेंशन था कि अगर रेवेन्यू नहीं आएगा, अगर झारखंड सरकार की जो कंपनी है जो यानी कि यूटिलिटी पावर यूटिलिटी कंपनी जो है अगर वो पैसा नहीं चुका पा रही है तो ये राज्य सरकार की बेसिकली ड्यूटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पैसा चुकाने की। अब इस एग्रीमेंट से एग्जिट कर लिया है इन्होंने। तो ये बस बेसिक अभी आपको इस टॉपिक के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रकार का केस एक हमें देखने को मिला है, राइट। तो इसका एक आइडिया होना चाहिए इन जनरल, राइट। और बाकी इस केस से रिलेटेड अगर कुछ आगे आर्टिकल आएगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। गाइस सेंट्रल जीएसटी को लेकर एक केस सामने आया था, बट आप लोग को उतना केस में डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। मेन 2-3 चीजें याद रखो, प्रीलिम्स में आ सकती है। जैसे कि सेक्शन 69 जो सेंट्रल जीएसटी का है वो क्या कहता है, वो पावर देता है अथॉरिटीज को कि अथॉरिटीज को अगर लगता है कि कोई इंसान कर की चोरी कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है या करने वाला है, ऐसा अगर लगता है अथॉरिटीज को तो अथॉरिटीज उसको तुरंत अरेस्ट कर सकती है, राइट। तो ये चीज सेक्शन 69 हमें सेंट्रल जीएसटी का देखने को मिलता है इस प्रकार का। और अगर हम लोग बात करें टैक्स इवेजन के मामलों की यानी कि कर चोरी के मामलों की, तो सेंट्रल जीएसटी एक्ट के तहत एक व्यक्ति को तभी अरेस्ट किया जाएगा अगर वो व्यक्ति 2 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी करता है, राइट। और सभी ऑफेंसेस जिसमें हमें देखने को मिलता है कि 5 करोड़ से कम की मतलब कर चोरी होती है, टैक्स इवेजन जो होता है वो 5 करोड़ से कम का होता है तो वो बेलेबल होता है। और सिर्फ जो भी पर्टिकुलर ऑफेंस ऐसा होता है, जो भी ऐसा अपराध होता है जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा की टैक्स की चोरी होती है तो उस केस में बेल नहीं दी जाती है, राइट। तो ये चीज हमें इस प्रकार की चीजें सेंट्रल जीएसटी के अंदर देखने को मिलती है। तो अभी केस क्या आया था दिल्ली हाई कोर्ट के पास कि एक पेटिशनर ने एक पेटिशन फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उन्होंने चैलेंज किया था इस सेक्शन 69 को। देखिए सेक्शन 69 आपको क्या कहता हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अगर लगता है कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। इन्होंने यहां पर ये चीज को रिफ्लेक्ट करी, इन्होंने बोला कि अरेस्ट करने की जो पावर्स है वो 2 करोड़ से ऊपर के केस की होती है कि अगर कोई 2 करोड़ से ऊपर के मामले में यानी कि टैक्स चोरी के मामले में
अगर कोई इन्वॉल्व है तब उसको अरेस्ट किया जाएगा। यहां पर तो ऐसा कोई क्लॉज देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए उसको हटाया जाए, ऐसा पिटिशनर ने मेंशन किया था। और उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 246 ए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो उसमें लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 69 जो है सेंट्रल जीएसटी का वो क्रिमिनल नेचर का है। बट दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल सही ठहराया, इस चीज को कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है सेक्शन 69। और इवन इन्होंने ये भी मेंशन किया कि आर्टिकल 246 ए जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर बकायदा मेंशन है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही जीएसटी को लागू कर सकती हैं, जीएसटी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस कानून को बना सकती हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब इन्होंने सेक्शन 69 का कानून जो है वो तैयार किया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर इस चीज को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आर्टिकल 246 ए के तहत ही आता है। इसको ऐसे ही देखा जाएगा ना। आर्टिकल 246 ए क्या कहता है कि सरकार जो है वो कानून बना सकती है जीएसटी पर। तो इन्होंने यही तो कानून बनाकर या फिर यही तो रूल्स बनाकर जो है वो सामने रख दिया कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है अथॉरिटीज के द्वारा, अगर उनको लगता है कि वो कर चोरी करने के किसी केस में इन्वॉल्व है, कर चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज है, इसके बारे में बस आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल इसको सही ठहराया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 69 के बारे में याद रखना, 246 ए के बारे में याद रखना, और थोड़ी सी बेसिक डिटेल इसके बारे में ध्यान में रखना, बस इतना ही है, सफिशिएंट है। और सेक्शन 69 और 132 जो है जीएसटी एक्ट के, वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर ही ये आते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसके पास शक्तियां हैं इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने की या इसको चेंज करने की, राइट। गाइस, इकोनॉमिक रिकवरी के वेरियस शेप्स को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि जे शेप क्या होता है, वी शेप क्या होता है, इसको अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने इकोनॉमिक रिकवरी के ये पुराने वाले अपने लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जरूर जाकर देखिएगा। 6 और 7 दिसंबर 2020 के लेक्चर में ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखो, ये अलग अलग दिन का लेक्चर नहीं है, सिंगल ही लेक्चर है, ठीक है। ये एक ही लेक्चर है, 6 और 7 डेट का, दोनों का ही एक ही दिन आपको कवर कराया था। तो इस लेक्चर के 1 घंटा 6 मिनट 26 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये वी शेप वाला टॉपिक मिलेगा, और इसमें और भी काफी सारे शेप्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है इकोनॉमिक रिकवरी के। और अभी जो है वो अपन बात करेंगे के शेप के बारे में। तो रिमेनिंग शेप्स आप यहां से आके पढ़ लीजिएगा, और अभी के शेप होता क्या है वो मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं। तो देखिए, अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी जगहों पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्थिति काफी खराब हुई है, राइट, इंडिया में भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। तो काफी सारी जगहों पर, काफी सारी इकोनॉमीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि के शेप रिकवरी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। अब के शेप रिकवरी होता क्या है, तो के का शेप कैसा होता है, के कैसा लेटर, देखो के लेटर जो है उसमें एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ चीजें जो है उसमें ग्रोथ नजर आ रही है और कुछ चीजों में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ चीजें रिकवर हो गई है। देखो, ये चल रहा है डाउनफॉल, ठीक है, ये चल रहा है डाउनफॉल, ठीक है, ये डाउनफॉल है कोरोना वायरस के चलते। अब रिकवरी का पीरियड देखो, ये कोविड-19 है, कोविड-19 में सब चीज लॉस में हुई, इकोनॉमिक रिसेशन हुआ, और भी हम लोग को लॉसेस नजर आए, देखने को मिले। और जब स्थिति रिकवर होने की आई तो कुछ सेक्टर्स हैं या फिर कुछ सेक्शन आप कह सकते हो सेक्टर्स के, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है बट कुछ में ग्रोथ हो रही है, राइट। तो इसका मतलब होता है के शेप रिकवरी, कि कुछ जो सेक्शन है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं बट कुछ सेक्शन जो है वो ग्रो कर जा रहे हैं, तो इसको के शेप कहा जाता है। जैसे कि ये डाउनफॉल है, डाउनफॉल में हमें देखने को मिल रहा है कि ये उठ गया, ये अभी भी नीचे ही है, तो ये कौन सा शेप बन गया, के शेप बन गया। तो यही होती है के शेप रिकवरी, राइट, कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्शन वगैरह जो होते हैं वो रिकवर करते हैं अलग अलग रेट्स में, राइट। जैसे कि हाउस होल्ड की अगर अपन बात करें तो हाउस होल्ड में हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, जैसे कि सेविंग रेट्स की अगर अपन बात करें तो लॉकडाउन के समय पर सेविंग रेट जो है वो हाई हुए हैं, राइट। लोगों ने खर्च करना बंद किया है, लोगों ने जमा करना शुरू किया है पैसों को, राइट। क्यों पैसों को जमा करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को डर है कि कल को ऐसी कोई महामारी आ जाए तो उनके पास एटलीस्ट कुछ पैसे रहें जिससे कि वो स्पेंड कर सकें, एक्सपेंडिचर कर सकें, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली कि सेविंग रेट जो है वो हाई हुआ, बट वहीं हमने देखा कि लोगों की जॉब चली गई, इनकम वगैरह चली गई, लोगों की कमाई जो है वो खत्म हो गई, राइट। कोरोना वायरस में ये सब चीजें अपन ने देखी ना। और मैक्रो इंप्लीकेशन ये के शेप्ड रिकवरी के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो देखो, अपर इनकम हाउस होल्ड जो होता है वो बेनिफिट करता है क्योंकि उसके पास काफी अच्छी सेविंग होती है। मतलब कुल मिलाकर जो अमीर लोग होते हैं, तो देखो, अमीर लोग अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं। अब जब वो मोटा पैसा कमाते हैं तो उनकी जो बेसिक नीड्स वगैरह के जो मतलब चीजें होती हैं वो आराम से फुलफिल हो जाती है। उसके अलावा भी उनके पास जो पैसा बच जाता है वो अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो इतना तो कमाते हैं कि वो अपना पेट भी भर पाए, अपने शौक वगैरह भी पूरे कर पाए, और उसके अलावा उनके अकाउंट में सेविंग्स भी पड़ी रहती है।
बट क्या होता है, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, क्या होता है, उनके पास जो सैलरी मिलती है वो मंथ के एंड तक सैलरी पूरी खत्म हो जाती है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में ही। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो यही चीज यहां पर बताई गई। तो जो हायर इनकम वाले जो लोग थे, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, उनकी रिकवरी ऑलरेडी हो रही है। इसको इस तरीके से समझना, के शेप्ड रिकवरी से इसको समझना। जिनकी हायर इनकम थी तो रिसेशन के पीरियड में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि उनके पास व्यवस्था थी पूरी इन्वेस्टमेंट करने की, वेरियस चीजों की, तो व्यवस्था थी उनके पास गुजारा करने की, तो वो जो है वो ग्रो कर रहे हैं। बट काफी सारे लोग जो हैं, जो जैसे कि मिडिल क्लास की अगर अपन बात करें तो उनकी तो जॉब चली गई काफी सारे लोगों की, तो इनकम का तो नामो निशान नहीं, राइट। तो इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये डाउनफॉल पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यही है के शेप्ड रिकवरी के अंदर, राइट। इसमें एक और चीज हमें देखने को मिली कि इनकम ट्रांसफर हुआ है गरीबों से अमीरों में। इनकम ट्रांसफर हुआ है गरीबों से अमीरों में, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो गाइस, जैसे कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास ऑलरेडी व्यवस्था इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की, तो उन्होंने अपने अपने व्यवस्थाएं करी हुई, अपने अपने इन्वेस्टमेंट किया। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कोरोना वायरस के समय पर जो अमीर लोग थे, जिनके पास रखा हुआ था बैंक वगैरह में पैसा, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि यार मेडिकल बिजनेस शुरू कर देते हैं, ये तो बंद होता नहीं है कभी, ये तो चलता रहेगा, है कि नहीं। इवन शायद आपके आसपास फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी ये डिस्कशन हुआ होगा शायद कि यार चलो राशन की दुकान खोल लेते हैं यार, एक सुपरमार्केट खोल लेते हैं यार एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं यार। अब ये ऐसी बातें कौन करता है, जो इंसान के पास रखा हुआ है पैसा, जिसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कि उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो वेरियस जगह पर पैसा अपना लगा सकता है, राइट। यानी कि सेविंग्स जो है उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगा सकता है। बट जिस इंसान के पास है नहीं पैसा, ऑलरेडी उसकी जॉब चली गई, वो तो लगा नहीं पाएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिला कि लॉकडाउन के समय पर वेरियस जो रिच लोग थे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई वेरियस जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने की। तो ये चीज हमें देखने को मिली। तो इसलिए इनकम ट्रांसफर गरीबों से अमीरों की तरफ जो है वो गया, राइट। तो ये चीज देखने को मिली। और कोविड-19 ने कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया और इंक्रीज कर दी इनकम की इनइक्वालिटी, और इंक्रीज कर दिया अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी। अब अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी कैसे इंक्रीज हुई, तो अभी दिया है आपको एग्जांपल। तो जिसके पास पैसा रखा हुआ है उसके पास है ना अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने की, दूसरे के पास तो है नहीं। और कोरोना वायरस के समय पर इनकम इनइक्वालिटी कैसे हुई कि काफी सारे लोगों की जॉब्स चली गई, तो वो कंपीट कर ही नहीं पाएंगे, बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये सब चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली। तो यही है के शेप्ड रिकवरी, राइट, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और बाकी दूसरी इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जरूर जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब देखो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना गगनयान टॉपिक है, मिशन गगनयान, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। मिशन गगनयान हम लोग का एक ऐसा मिशन है जिसके तहत हम लोग हमारी जमीन से, इंडिया की धरती से हम लोग स्पेस में ह्यूमन को भेजेंगे। अब आप बोलोगे सर स्पेस में तो ऑलरेडी इंडियन जा चुके हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, स्पेस में हमारे इंडियन जा चुके हैं। बताइए क्या नाम है सबसे पहले इंडियन का जो कि स्पेस में गए थे, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो देखिए इंडियन तो जा चुके हैं स्पेस में, बट इंडिया की धरती से नहीं गए। इंडिया की धरती से कोई ऐसा मिशन लॉन्च नहीं हुआ जो कि ह्यूमन को स्पेस में ले गया हो। यह पहला ऐसा मिशन हमें देखने को मिलने वाला है जो कि स्पेस में ह्यूमन को लेकर जाएगा, और यह मिशन का नाम है मिशन गगनयान, राइट। और यह मिशन जो है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, 2022 में बताया जा रहा है। और 2022 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में हमारी कंट्री को 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे आजादी के, यानी कि हमारी आजादी के 75 साल कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो मिशन गगनयान 2022 में लॉन्च होगा। 75th एनिवर्सरी हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस की उस समय देखने को मिलेगी। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 2 फ्लाइट सर्जन्स को ट्रेन कर रही है रशिया। अब ये फ्लाइट सर्जन कौन होते हैं इसको समझते हैं। तो सर्जन का मतलब तो आप समझते हो, डॉक्टर्स को सर्जन कहा जाता है, राइट। फ्लाइट सर्जन मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो कि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो कि इस मिशन में जाएंगे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, मिशन के दौरान, मिशन के पहले और मिशन के बाद भी पूरी तरह से एस्ट्रोनॉट्स का ख्याल रखेंगे। अब देखो यहां पर जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं और इस आर्टिकल में भी जो शब्द लिखा होगा ना एस्ट्रोनॉट, मैं चाहूंगा कि आप इस शब्द को अपने मेंस के आंसर में ना लिखें। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे व्योमनॉट। वी लिखो कहीं पे, VYOM, व्योम, NAUT, व्योमनॉट। व्योमनॉट एक बेसिकली टर्म है जो कि इंडिया के लिए यूज किया जाता है। इंडिया की धरती से जो एस्ट्रोनॉट या फिर स्पेस ट्रैवलर जो इंडिया की धरती से उड़ेंगे, राइट, यानी कि अपनी यात्रा स्पेस की शुरू करेंगे, तो उनको एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाएगा, उनको व्योमनॉट कहा जाएगा। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नाम होते हैं अपने स्पेस ट्रैवलर्स के लिए।
एस्ट्रोनॉट यूएसए अक्सर यूज करती है और कॉमन टर्म भी है एस्ट्रोनॉट जो कि यूज किया जाता है, राइट। बट इंडिया के लिए व्योमनॉट का उपयोग करेंगे अपन। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं जो कि वो अपने स्पेस ट्रैवलर्स को देती है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि रशिया जो है वो डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देगा, ऐसे डॉक्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो डॉक्टर्स स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का ख्याल रखेंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये चीज बताई जा रही है। स्पेस एरोस्पेस मेडिसिन में स्पेशलाइज ये डॉक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडियन एयरफोर्स के, जिनको रशिया जो है वो ट्रेनिंग देगी। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मिशन गगनयान का? तो देखो इसमें एक उद्देश्य नहीं, हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक तो उद्देश्य यही है कि यार इंडिया की धरती से पहली बार जो है वो स्पेस ट्रैवलर हमें देखने को मिलेंगे, स्पेस में जाएगा मिशन इंडिया की धरती से पहली बार। मैंड मिशन, स्पेस में तो ऑलरेडी हमारे काफी सारे मिशन जा चुके हैं, राइट, बट मैंड मिशन की यहां पर बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है। इंडिया की धरती से ह्यूमन जो है वो फ्लाई करेंगे, स्पेस में जाएंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी लेवल को इंक्रीज करने को लेकर ये इसका उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है। नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर ये हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी सारी इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिया, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी इस प्रोजेक्ट में, और हो रही हैं, काम चल ही रहा है। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इंप्रूवमेंट होगी? तो देखो इस मिशन के लिए वेरियस हम लोग, देखो अब मिशन है स्पेस में जाने वाला, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें इंडस्ट्रियल पार्ट्स की आवश्यकता होगी, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होगी। तो हमारी कंट्री के अंदर जो ये मिशन गगनयान है, इसमें बताया जा रहा है साइंटिस्ट रिसर्चर्स के थ्रू कि हम लोग 60% के आसपास इस मिशन के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स, पार्ट्स, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होगा वो इंडिया मेड होगा और प्राइवेट सेक्टर से हम लोग परचेस करेंगे। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है, और इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इससे सोशल बेनिफिट्स के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होगा, राइट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इंप्रूव होगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ये सब उद्देश्य है इस मिशन के। इसके अलावा इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेस मिशन के लिए इंडिया को जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तैयार कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो स्पेस मिशन के लिए वेरियस जो है वो पार्ट्स बनाए, इक्विपमेंट्स बनाए, टेक्नोलॉजी तैयार करें। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 60% के आसपास जो इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर से जो है वो लिए जाएंगे इस मिशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस मिशन के लिए। बताया जा रहा है कि 15,000 डायरेक्टली लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जिसमें से 13,000 जो लोग होंगे वो प्राइवेट इंडस्ट्री से बिलोंग करेंगे। एडिशनल मैन पावर 900 लोगों का बताया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे, इंडिया आगे बढ़ेगा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। रिसर्च और डेवलपमेंट को एक बूस्ट मिलेगा, राइट, कि नई नई रिसर्च टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें देखने को मिलेगी, नई नई चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी इंडिया में, राइट। स्पेस से रिलेटेड, स्पेस साइंस से रिलेटेड, राइट, काफी सारी चीजों से रिलेटेड, रिसोर्स माइनिंग से रिलेटेड, प्लानिटरी केमिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें। मोटिवेशन, हमारे युवा जो है उनको प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेट हो रहे हैं कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़े। ये सब चीजें देखकर, नए नए मिशन वगैरह देखकर जो इंडिया से लॉन्च हो रहा है, राइट, और इंडिया के लिए प्रेस्टीज की बात है ये, राइट, कि पहली बार इंडिया की धरती से स्पेस के लिए मिशन जो है वो निकला। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको बस पॉइंट वाइज पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, राइट। सिर्फ पॉइंट वाइज जो है वो आप थोड़ी सी ये सब चीजें ध्यान में रखो, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो एग्जामिनेशन में आएंगी तो आपको उसको नोट करना है, ठीक है। तो ये है पूरी ओवरऑल चीज, और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक गाइज। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, एंड गाइज लेक्चर को शेयर जरूर करते रहिएगा। आज का जो आपका होमवर्क है वो है उआपा के बारे में आपको पढ़ना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं वहीद पारा, उनको बुक किया गया है उआपा के तहत, और उआपा के बारे में काफी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। हर महीने उआपा से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है, तो उआपा आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस टॉपिक को भी अपन ने पढ़ा हुआ है। पैंगोंग सो के टॉपिक को भी मैंने आपको पढ़ा है, तो आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है कि पैंगोंग सो जो है वो क्यों इंडिया और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी चाइना के काफी सारे जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, वो वापस हट गए हैं, यानी कि पैंगोंग सो के पास जो वो तैनात थे तो वो हट गए हैं, पीछे चले गए हैं, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। और यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट है उनके इम्पीचमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को कैसे निकाला जा सकता है, क्या प्रोसीजर्स होती है, और इवन इंडियन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, इंडियन प्रेसिडेंट को निकालने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो आज काफी सारे होमवर्क है, काफी दिनों से आपको होमवर्क नहीं मिला, तो एक साथ ही काफी सारे टॉपिक्स हैं जिसको अब आपको जो है वो पढ़ना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा गाइज अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज चाहिए, आपको उसमें एनरोल होना है, तो आप हो सकते हैं
मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की इसकी फीस है। इसमें आपको डेली जो आप लेक्चर्स देखते हैं उनकी पीडीएफ मिलती है, साथ ही साथ आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का रिवीजन करने के लिए, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ जिसकी फीस मात्र 100 रुपीज पूरे महीने की है। एक ऑफर भी, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये ऑफर देख सकते हैं। और पेड पैकेज को आपको कैसे ज्वाइन करना है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है तो इस क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है, पूरी चीज लिखी हुई है, अकाउंट नंबर वगैरह, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी फीस पेमेंट कर सकते हैं, राइट। और फीस पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई परेशानी आती है, पेड पैकेज से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या करंट अफेयर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो फेसबुक पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप मुझे एसएमएस के माध्यम से या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके आप अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो टेलीग्राम पर अपना एक चैनल भी है टेलीग्राम का, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।